गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हाउसिंग नीड के बारे में जाना था कि हाउसिंग नीड क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आज हम करेंगे परिवार के लिए आवास की आवश्यकता क्यों होती है। आवास की आवश्यकता, परिवार के लिए आवास की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले क्या है, आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में एक है, सबसे ऊपर है। प्रारंभ में लोग आपको बताया था कि मकान केवल अपने व परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से बनवाते थे, परंतु आजकल क्या है, इसका उद्देश्य न केवल सुरक्षा प्राप्त करना है बल्कि इसका उद्देश्य वृद्ध हो गया यानी फैल गया है। इन सभी का संक्षिप्त विवरण आपको बताएंगे कि किस क्या क्या आवश्यकताएं हो गई हैं आज के समय में हाउस के लेकर। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। घर क्यों बनवाते हैं? सबसे पहले हमारा आता है सुरक्षा के लिए। प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? घर बनवाते हैं। सदियों से मानव अपने व अपने परिवार को आंधी, तूफान, ठंड, ओले, लू इत्यादि से, चोर, डकैत, बदमाश, भयावह जीव जंतु व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए और उनसे सुरक्षा पाने के लिए मकान निर्माण करते आया है। मकान में व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह कहावत 100% है, सत्य है। आपको कल भी बताया था कि ईस्ट और वेस्ट, होम इज बेस्ट। पूर्व हो या पश्चिम हो, घर सबसे सुरक्षात्मक हमारा ठिकाना होता है। श्रम एवं कठिन परिश्रम से अर्जित की गई संपत्ति को व्यक्ति मकान में ही रखकर सुरक्षित अनुभव करता है। ये था हमारा सुरक्षा के लिए। दूसरा है स्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए पहले हम सुरक्षा के लिए, दूसरा स्टेबिलिटी के लिए बनाते हैं। आदि मानव घुमक्कड़ प्रकृति के थे। सभ्यता के विकास के साथ साथ ही उनका यह घुमक्कड़पन जो था वो समाप्त होता चला गया था। स्थायित्व की भावना ने जन्म लिया और इसी स्थायित्व की भावनाओं ने, स्टेबिलिटी की भावना ने उन्हें घर बनाकर रहने की प्रेरणा प्रदान की। तो स्थायित्व का अर्थ क्या है? भटकने से रोकना। जिसके पास घर नहीं होते, जैसे आप देखते हो कि बंजारे होते हैं, बंजारे होते हैं, उनका अपना कोई ठिकाना नहीं होता, घर नहीं होता है, तो वो बैलगाड़ी में अपना सामान रखते हैं और एक जगह से दूसरी जगह क्या है, पलायन करते रहते हैं। तो भटकने से रोकने, ठहराव और रुक जाना, जड़े जमाना, बस जाना आदि, ये सब क्या है? स्थायित्व, इसके स्थायित्व कहलाते हैं। आवास व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह पर भटकने से रोकता है। उसमें व्यक्ति को परस्पर एक दूसरे के स्नेह एवं प्यार के बंधन में बांधे रखने की क्षमता होती है। अतः लोग का अपने घर से जुड़ाव, लगाव हो जाता है। व्यक्ति इसी भावना के वशीभूत होकर अपना व बालकों का सर्वांगीण विकास करता है तथा जीवन में विकास के पथ पर अग्रसर होता चला जाता है। आप देखते हैं, हम क्या है, सुबह कहीं भी घूमने जाते हैं, हम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए गए, 4 दिन के लिए गए, लेकिन क्या है, हमारा जो अपनापन है
वो अपने घर आकर ही मिलता है। हमें दूसरी जगह पर अपनेपन की फीलिंग नहीं होती है, घर आकर ही हमें सुकून मिलता है। तो इस प्रकार से क्या है, स्थायित्व, घर जिनका होता है वो अपने घर की टेंशन होती है कि मुझे घर जाना है, घर संभालना है। तो इस प्रकार से क्या है, घर बनाकर हम क्या है, स्टेबल हो जाते हैं। अगला जो है, घर क्यों बनवाते हैं, अनुकूल वातावरण प्रदान करना। अनुकूल वातावरण प्रदान करना। अनुकूल वातावरण प्रदान करना टू प्रोवाइड फेवरेबल एटमॉस्फेयर। व्यक्ति तथा परिवार के बहुमुखी विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक होता है और इसी आवश्यकता की पूर्ति में आवास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। घर में व्यक्ति परिवार से प्रेम, दया, करुणा, त्याग, विश्वास, सहयोग, मित्रता इत्यादि की भावना को सीखता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही जो क्वालिटीज़ होती हैं वो चलती रहती हैं, उनका आदान प्रदान चलता रहता है। अनुशासन का व्यक्तित्व में समाहित होना भी इसी आवास की देन होती है। आवास में रहकर ही हम, हमारे परिवार वाले साथ में रहते हैं तो हम क्या है, हमें एक अनुकूल वातावरण मिलता है। परिवार में रहकर ही क्या है, हम घर में ही बालक क्या होता है, परस्पर सहयोग एवं अनुकूल वातावरण पाकर पुष्पित पल्वित होता रहता है और वह शारीरिक एवं मानसिक विकास उसका होता है तथा देश का सुयोग्य, कर्मठ, जिम्मेदार एवं ईमानदार नागरिक बनता है। तो ये है अनुकूल वातावरण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, परिवार के द्वारा, घर के द्वारा। अगला है क्रियाशीलता। एक्टिविटी। क्रियाशीलता में क्या है, आवास व्यक्ति को क्रियाशील रहने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। भोजन पकाने, नहाने, वस्त्र धोने, पढ़ने लिखने आदि सभी कार्य क्या है, घर पर ही होते हैं। आपको कोई कहे कि आप रास्ते में बैठकर खाना खा ले तो हम क्या सोचते, नहीं घर जाकर ही खाना खाएंगे, घर जाकर ये काम करेंगे। विश्राम करना हो तो हमें दूसरी जगह नींद नहीं आती है। तो ये क्या है, अपनेपन की भावना होती है कि घर से हमें अपना जुड़ाव होता है। तो ये क्या है, इसी के कारण क्या है, घर में रहकर ही हम कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, हम क्रियाशील होते रहते हैं। अतः आवास व्यक्ति की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगला है अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति यानी सेल्फ एक्सप्रेशन मनुष्य की एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है जिसकी पूर्ति वह आवास के माध्यम से करता है। आवास को देखकर इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसमें निवास करने वाले लोगों की रुचि एवं व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इससे लोगों की सादगी तथा फैशन प्रस्त होने का बोध होता है। तो उसमें एक्सप्रेशन, आवास के द्वारा क्या है, हम अपने एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति को दर्शा सकते हैं। अगला है, इसमें क्यों करते हैं, मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। आवास क्यों है, यद्यपि आज के आधुनिक युग में मनोरंजन के साधनों की कोई कमी नहीं है, परंतु सही अर्थों में व्यक्ति को मनोरंजन घर पर ही मिलता है। दिन भर के थके हारे व्यक्ति को बच्चों की खिलखिलाती हंसी, पत्नी का प्यार,
और पत्नी का प्यार भरी मुस्कान क्षण भर में उसके थकान को चकनाचूर कर देती है। सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ मनोरंजन का कोई साधन नहीं है, वहाँ लोग घर में ही अपने परिवार के साथ हंसी मजाक करते हैं। शहरों में क्या करते हैं, शहरों में जहाँ मनोरंजन के सभी साधन उपलब्ध होते हैं, वो लोग सिनेमा घर, थिएटर, पार्क्स, चिड़ियाघर, सर्कस आदि देखने के लिए जाते हैं। परंतु वहाँ भी अधिकांश लोग अपने घर में ही मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं। परंतु क्या होता है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रोज रोज सिनेमा घर जाना, चिड़ियाघर जाना, पार्क जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो अतः व्यक्ति को आवास में ही मनोरंजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। घर में रेडियो सुनकर, टीवी देखकर, कैरम, लूडो आदि देखकर व्यक्ति मनोरंजन करता है। तो ये सारे मनोरंजन कहाँ पर होता है? घर पर रहकर ही हम अधिक से अधिक मनोरंजन के साधन जुटाते हैं और उनका घर पर रहकर ही उनसे मनोरंजन करते हैं। तो ये था हमारा मनोरंजन। अगला है विश्राम। विश्राम, रेस्ट। विश्राम आप सभी जानते हैं, आगे बताया भी है कि घर पर ही रहकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है, उसको सुस्ताने व एवं आराम की सख्त आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, वो क्या घर आकर कुछ समय रेस्ट करता है तो उसे बड़ा ही सुख और आनंद महसूस होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति को घर से बाहर जाकर नौकरी, धंधा, मजदूरी, व्यवसाय आदि करना पड़ता है। दिन भर के थके हारे व्यक्ति को पूर्ण विश्राम घर में ही मिलता है। अपने घर में वह मनपसंद इच्छा अनुकूल जीवन व्यतीत करता है और तथा सुख और शांति से का अनुभव वह घर में रहकर ही करता है। अगला है इसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास, घर में रहकर ही, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं तो घर में रहकर हम क्या करते हैं, सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। सामाजिक गुण कौन से होते हैं? जैसे कि प्रेम, स्नेह, त्याग, करुणा, दया, सहयोग, विनम्रता आदि, ये सब हम घर में ही पॉसिबल है। बाहर रह के हम ये चीज़ें नहीं सीखते, हम परिवार के साथ रहते हैं तो हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ये है, घर में बालक अपने माता पिता से ही इन गुणों को सीखता है तथा जीवन में उनको अपनाता है। तो ये कहाँ से सीखा उसने सामाजिक गुणों का विकास? घर से ही सीखे जाते हैं और तभी हमें क्या है, घर की बनाने की आवश्यकता होती है। संग्रह, स्टोरेज, संग्रह यानी स्टोरेज। अपना घर होता है तो हम चीज़ों को जोड़ते हैं, वस्तुओं का संग्रह करना। आपको पता है मानव की सहज स्थायित्व सहज स्वाभाविक आदत होती है। जीवन रक्षक, आरामदायक, विलासितापूर्ण वस्तुओं का संग्रह व्यक्ति अपने आवास में ही करता है। अनाज, दाल, तिलहन, दालें, मसाले, बिस्तर, कूलर, उपकरण, टेलीविज़न, रेडियो, साज सज्जा की वस्तुएं, अध्ययन की वस्तुएं, ये सारी चीज़ें और भी मनोरंजन की वस्तुएं हैं। जब अपना घर होता है तभी ये चीज़ें खरीदी जाती है, उनका स्टोरेज किया जाता है। जब अपना घर नहीं होता तो क्या करते हैं कि अपना घर ही नहीं है, क्या फ़ायदा खरीद कर इधर से उधर जाएंगे, टूर जाएंगे, तो क्या है, हम उन चीज़ों को नहीं खरीदते, अवॉइड करते हैं। लेकिन जब अपना घर होता है तो हम एक एक करके चीज़ों को जोड़ते हैं और उसको अपने घर में संग्रह करके, उसका स्टोरेज करके रखते हैं। अब है सांस्कृतिक सुरक्षा।
सांस्कृतिक सुरक्षा। प्रत्येक जाति की अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं, परंपराएं, मूल्य यानी वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स होते हैं, अभिवृत्तियां होती हैं। इनकी सुरक्षा एवं विकास आवास के माध्यम से ही होती है। परिवार इन मूल्यों, परंपराओं, मान्यताओं और जो भी हमारी धरोहर है उनको सहेज कर संभाल कर रखता है तथा पीढ़ी दर इनका हस्तांतरण करते रहते हैं। घर में संस्कार, पुलकित जो संस्कार होते हैं तथा वर्षों तक सुरक्षित उनको रखा जाता है। भले ही व्यक्ति अपने देश को छोड़कर विदेश में बस जाए, परंतु वह अपने संस्कार, इन मूल्यों को वहाँ भी स्थापित करता है, उसी के अनुसार आचरण और उसका व्यवहार करता है। इन्हीं कारणों से संस्कार, मूल्य, मान्यताएं आदि जीवित रहती हैं। आप देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो मान्यताएं, परंपराएं हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। ट्रेडिशंस जो भी होता है, हम उसमें कोई हल्का फुल्का चेंज आता है, लेकिन हम उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करते। यही करते हैं कि जो हमारी चली आ रही हैं, जो हमारे दादा हैं, जो हमारे परदादा हैं, उनके जो रूल्स बनाए हुए हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, हम उसी को आगे चलते रहते हैं और अब अगली पीढ़ी को वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, हस्तांतरण उनका करते रहते हैं। अगला जो इसके अंदर है वो है सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा आप सभी जानते हैं कि आज के समय में स्वयं के निजी मकान, आवास से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। अक्सर ये देखने में आता है जिनके पास अपना घर नहीं होता है वो अधिक सुंदर भव्य, जिनके पास जितना ही अधिक सुंदर भव्य मकान, स्वयं के निजी मकान होते हैं, उनको समाज में उतनी ही प्रतिष्ठा मिलती है। आप जाते हैं कहीं भी तो आप क्या है, निकलते हैं, चलते जाते हैं तो एक घरों को देखते हुए जाते हैं कि ये घर कितना सुंदर है, ये घर कितना गंदा है, ये घर वाओ कितना सुंदर है। तो क्या है, जो सुंदर बने होते हैं तो इससे क्या है, व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। जितना सुंदर घर होता है, जितना उसको, कई बार हम देखते हैं घर सुंदर होता है लेकिन उसको डेकोरेट नहीं करते तो क्या देखते हैं कि इनको सेटिंग नहीं करनी आती, जचाना नहीं आता, नहीं, कई बार हम वाओ कितना सुंदर घर है। तो ये क्या है, मकान के द्वारा, घर के द्वारा हमारी समाज में एक अलग ही पहचान होती है, एक अलग ही प्रतिष्ठा होती है। तो ये थे हमारे परिवार के लिए आवास की आवश्यकता क्यों अनुभव होती है। सबसे पहले हमने बताया सुरक्षा के लिए, स्थायित्व के लिए, अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ये भी परिवार का कार्य, घर मकान का कार्य होता है। सामाजिक गुणों का विकास भी घर में रहकर होता है, विश्राम है वो घर में, सांस्कृतिक सुरक्षा है, अभिव्यक्ति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है और संग्रह, ये सारी चीजें हमें घर के द्वारा ही मिलती है। अब हमारे इसके अंदर आता है कि गृह निर्माण के उद्देश्य क्या क्या है। हमारे घर बनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं, हम घर क्यों बनवाते हैं। गृह निर्माण के उद्देश्य, गृह निर्माण के उद्देश्य क्या क्या है, ये हम हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति एक सुंदर, सुशोभित, भव्य एवं आधुनिक
सुख सुविधाओं से परिपूर्ण युक्त घर बनाना चाहता है, उसकी इच्छा रहती है कि ऐसा घर हमारा हो। गृह निर्माण के कई उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य होता है आवास से हमें सुरक्षा मिलती है, हमें वर्षा, आंधी, तूफान इत्यादि से हमें बाहरी जो भी आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, जीव जंतु इत्यादि से जो बचाने का काम है वो घर करता है। आवास में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक ज्ञान, खेल आदि का विकास गृह के द्वारा ही होता है। आवास आकस्मिक दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा करता है और यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। और इसमें आवास में हमें एकांत और गोपनीयता मिलती है, प्राइवेसी मिलती है। और क्या करता है, निजी आवास से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मकान में हमें धूल, धुआं आदि से होने वाली बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आवश्यकता की सभी वस्तुओं को संग्रह करने के लिए उपयुक्त स्थान मिलता है। आवास के अंदर, घर के अंदर व्यक्ति अपने बच्चों व परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए विकास के कार्य में प्रगतिशील रहता है। प्रगति यानी गतिशील रहता है, प्रगति करता रहता है। तो ये थे हमारे परिवार के यानी गृह निर्माण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। अब है गृह निर्माण की योजना। गृह निर्माण की योजना क्या है? प्लानिंग ऑफ बिल्ड ए हाउस। प्लानिंग टू बिल्ड ए हाउस, गृह निर्माण की योजना। घर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उत्तम शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए शुद्ध, स्वच्छ, हवादार, रोशनी युक्त मकान की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु वह या तो स्वयं का निजी मकान बनवाता है या फिर किराए पर रहता है अथवा बना बनाया मकान क्रय करता है। आज के भौतिक युग में अधिकांश परिवार स्वयं द्वारा निर्मित घर में रहना ही पसंद करते हैं तथा अपने इस दीर्घकालीन लक्ष्य की पूर्ति के लिए हेतु यानी अगर उसे मकान बनवाना है, खुद का मकान बनवाना है नहीं तो वो क्या करता है, ये दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, उसके लिए वह लगातार प्रयत्नशील यानी मेहनत करता रहता है। भवन निर्माण से पहले इसकी एक निश्चित योजना, नक्शा आदि तैयार करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि हाँ चलो भाई घर बना लेते हैं, ऐसा नहीं। हम घर बनवाने से पहले एक निश्चित योजना बनाते हैं। यदि भवन का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो ऐसा मकान परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा और न ही अगर क्या करेंगे हम योजनाबद्ध ढंग से मकान नहीं बनवाएंगे तो वो क्या करता है, परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता और न ही परिवार के सदस्यों की रुचियों के अनुकूल ही होगा। उसमें निवास करने वाले लोगों को मानसिक तो संतुष्टि नहीं मिलेगी और न ही वे एकांतता ही महसूस कर सकेंगे। ऐसे भवन निर्माण से समय, शक्ति एवं ऊर्जा का अपव्यय होगा। अतः एक चतुर, बुद्धिमानी एवं कुशल गृह प्रबंधक या गृहिणी को काफी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर योजना बनाकर भवन निर्माण करना चाहिए। तो हम घर बनवाते समय
क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। घर के द्वारा ही क्या है, कई बार घर अच्छा नहीं बनता तो हमें क्या है, मानसिक संतुष्टि नहीं होती, ये कमी रह गई, ये कमी, काश मैं ये ऐसे कर लेती, ऐसे, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में करते हैं, फिर पछताते हैं। तो फिर मकान एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बार बार नहीं बनवा सकते, लाइफ में एक बार ही हम अपने घर को बना सकते हैं, वो भी बड़ी ही मेहनत और परिश्रम के बाद, तब जाकर वो मकान का जो लक्ष्य है वो पूर्ण होता है। हर कोई बिना सोचे समझे मकान नहीं बनवा सकता। भवन निर्माण की योजना बनाते समय एवं उन्हें मूर्त रूप देते समय कई बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जो बातें हैं उनका ध्यान में रखना है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बातों के बारे में हमें मकान बनवाते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम मकान बनवाने के लिए किस चीज़ का चयन करते हैं? सबसे पहले जमीन का, भूमि का चयन। सबसे पहले जो हमारी आवश्यकता होती है मकान बनवाने की, वो है स्थान का चयन। इसमें ये हमारे आ जाएंगे, भवन निर्माण योजना बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान देना है। ध्यान रखना कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले है स्थान का चयन, स्थान या भूमि का चयन। स्थान का चयन, हम सभी अपनी जिंदगी में अधिकांश समय घर में व्यतीत करते हैं और घर हमें वर्षा, धूप, शीत, लू, जंगली जानवरों, दुश्मनों इत्यादि से हमारी रक्षा करता है। अतः भवन निर्माण में पूर्व स्थान का चयन करना अति आवश्यक होता है। भवन निर्माण हेतु स्थान का चयन पहली आवश्यकता है। यदि भवन निर्माण के लिए जमीन पहले से ही उपलब्ध है तब कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे पास मान लो हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की जो ज़मीन है, हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन होती है, अगर वो हमारे पास है, उस पर हमें मकान बनाना, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो लेकिन अगर हमें अपने लिए उस मकान बनवाने के लिए सबसे पहले ज़मीन खरीदनी है, तो हमें कई बातों को सोच विचार करके, उन कई बातों का पर सोच विचार करके हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेकर हमें ज़मीन है वो खरीदनी चाहिए। भवन या गृह निर्माण हेतु स्थान का चुनाव करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो बात है जिसका ध्यान हमें रखना है वो है सबसे पहले हमें मकान ऊंची जगह पर बनवाना चाहिए, जो हाइट, ताकि पर्याप्त रोशनी, धूप, हवा आदि प्राकृतिक संपदा मकान में सुगमता से प्रवेश कर सके। साथ में ही वर्षा के पानी से मकान को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। नीची जमीन में भवन निर्माण से वर्षा का पानी मकान के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे सीलन बनी रहती है। और क्या होता है, मकान कमज़ोर हो जाता है। सीलन होने से दीवार, फर्श एवं छत में दरारें पड़ जाती हैं। सीलन युक्त मकान हो जाता है और उसमें कीड़े मकोड़े अपना अड्डा जमा लेते हैं। कीड़े मकोड़े भी वहीं पर रहने लग जाते हैं। इसलिए हमें विभिन्न प्रकार की
जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं, इसलिए उनसे बचाने के लिए हमें मकान ऊंची जगह पर बनवाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि बार बार आजकल क्या है, सड़कें भी बनती रहती, तो सड़कें बार बार बनने के कारण थोड़े समय के बाद में ही ज़मीन है, घर है वो नीचे पड़ जाते हैं। तो हमें जब घर बनवाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़मीन में ऊंचाई का ध्यान रखा जाता है कि ऊंचाई काफ़ी देनी चाहिए मकान को। फिर है, ज़मीन ऐसी जगह पर लेनी चाहिए जहां पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ वायु एवं सूर्य का प्रकाश सदैव उपलब्ध होता हो, अर्थात मकान 3 तरफ से खुला हो तो अच्छा होता है। हमें मकान खुली जगह पर लेना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे आसपास वातावरण अच्छा नहीं है, शोरगुल ज़्यादा है, भीड़ भाड़ वाली जगह ज़्यादा है, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भूखंड के आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, बहुमंजिली इमारतें एवं विशालकाय भवन नहीं होने चाहिए जो हमारा ज़मीन है उसके आसपास, क्योंकि इससे सूर्य के प्रकाश एवं शुद्ध वायु के आवागमन में रुकावट आती है। छोटे छोटे पेड़ पौधे शुद्ध वायु के संचरण में सहायक होते हैं। भूखंड बरसाती पानी के बहाव के मध्य में अथवा रास्ते में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान में बरसात का पानी, क्योंकि बरसात में बहकर आने वाला पानी मकान में प्रवेश कर जाता है और उसके साथ में बहुत सारी गंदगी भी आती है। बरसात के समय में आप देखते हैं कि बहुत सारी गंदगी पानी में घुल जाती है और वो मकानों के अंदर पानी घुस जाए तो वो पूरे घर को गंदा कर देती हैं, और इसके कारण जो मकान को क्षति पहुंचती है, और क्षति में इसके कारण उसकी मजबूती, जीवन क्षमता और दृढ़ता कम हो जाती है हमारे मकान की। हमारा जो भूमि है उसके आसपास गड्ढा, तालाब, गंदे पानी का जो नाला है, कारखाना, पशुपालन और चरम शोधशाला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे क्या है, दुर्गंध युक्त वायु निकलती रहती है जो पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देती है। ऐसे अशुद्ध एवं दूषित वातावरण में रहना कठिन हो जाता है, असाध्य हो जाता है। हम हर समय नाक बंद करके तो नहीं रह सकते, तो घर को बंद करके भी नहीं रह सकते, क्योंकि बदबू है वो अंदर भी आ जाती है। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। गंदे गड्ढे वगैरह होते हैं, वहाँ पर हर समय पानी का जमाव रहता है, और पानी जमाव के कारण वहाँ पर मक्खी और जो मच्छर वगैरह हैं वो हर टाइम घूमते रहते हैं और उनसे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। भूखंड अधिक व्यस्त, शोरगुल और भीड़ भाड़ आपको बताया था उसमें नहीं होना चाहिए, और हमारा जो मकान है, जो हमारी भूमि है, उसके पास फैक्ट्री, कल कारखाने, ईंट के भट्टे आदि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी वायु प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे अस्थमा एवं श्वास से संबंधित अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। भूखंड घनी आबादी से दूर शांत क्षेत्र में होनी चाहिए। जो हमारी भूखंड हमारी जो जमीन है वो पतली और गंदी नालियों में मकान नहीं बनवाने चाहिए। पतली पतली गलियां होती हैं, गंदी नालियां जहाँ पर होती हैं वहाँ मकान क्यों नहीं बनवाने चाहिए, क्योंकि एक तो उसमें आने जाने में, गाड़ी है आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, और वो जो जब भीड़ी जो गलियां होती हैं वहाँ पर गंदा वातावरण ज़्यादा रहता है। ज़मीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ से अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, डाकघर, बैंक, बाजार, दफ्तर और मनोरंजन स्थल, पार्क आदि पास पड़ते हैं। मकान से इनकी दूरी 2 से 3 किलोमीटर दूर रहे तो ठीक रहता है। उपरोक्त जो भी स्थान है वो समीप रहने से आने जाने के समय, शक्ति और धन इन सभी की बचत हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बार बार जाना पड़ता है। हमारी जो ज़मीन है मकान के लिए, उसके आसपास समीप सरोवर, पार्क, बगीचा, नदी,
झील, सागर का तट हो तो बहुत ही उत्तम। ऐसे प्राकृतिक दृश्यों से भ्रमण से जब देखते हैं, ऐसी जो नेचुरल जो चीज़ें हैं इनको देखते हैं तो हमारे उन घूमने से हमारे मन को शांति मिलती है, शरीर में शुद्ध वायु का संचार होता है, हरियाली मन को प्रसन्न एवं आनंद से भर देती है। सुबह शाम इन स्थानों पर भ्रमण किया जा सकता है और प्रकृति के सौंदर्य का जो लुत्फ है जो उसका पान किया जा सकता है। आस पड़ोस से जो भी है हमारा उसका वातावरण, संगीत का प्रभाव परिवार के सदस्यों विशेषकर बालकों एवं किशोरों पर अधिक पड़ता है। अतः आस पड़ोस का जो वातावरण है वो बालक क्या है, अच्छा होना चाहिए, सुशील, सभ्य, सुसंस्कृत पड़ोसी के साथ रहने से बालकों का उत्तम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। यानी हमारे आसपास कैसा वातावरण होना चाहिए कि ऐसे ना हो कि जो जहाँ हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे क्राइम्स ज़्यादा होते हों, लूटपाट हो गई, चोरी डकैती का हो गया, या फिर वहाँ के लोग हैं हर टाइम क्राइम में इन्वॉल्व होते हो, तो इस प्रकार का जो पड़ोस है वो नहीं होना चाहिए। हमें पड़ोस भी देखकर घर ज़मीन खरीदनी चाहिए। ज़मीन सदैव किसी सड़क से जुड़ी हुई होनी चाहिए ताकि आने जाने में असुविधा ना हो। अगर हम रास्ते से, रोड से दूर लेते हैं तो हमें आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस स्टैंड, अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि से बहुत दूरी नहीं होनी चाहिए, दूर होने चाहिए लेकिन इतने दूर भी नहीं कि हमें आने जाने में असुविधा अधिक हो। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। फिर है हमारा इसके अंदर अगला जो आता है, कृत्रिम बनाई गई भूमि, भराऊ भूमि पर भवन निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर नींव के लिए शुद्ध आधार उपलब्ध नहीं होता है। अतः नींव के धंस जाने का भय बना रहता है। नींव के धंसने से मकान की दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और छतों और फर्शों में भी दरारें पड़ जाती हैं। मकान नीचे बैठ जाता है, फर्श टूट जाते हैं और मकान कमज़ोर हो जाता है, और जो हमारे पैसा और मेहनत जो लगी वो सारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मकान आपको बताया कि बार बार नहीं बन सकते, इसलिए नींव है वो अच्छी प्रकार से होनी चाहिए। ये था स्थान का चयन। अब आ गया हमारा भूमि का चयन। भूमि का चयन, भूमि का चयन, सिलेक्शन ऑफ लैंड। स्थान के चयन के समान ही भवन निर्माण के लिए भूमि, यानी स्थान का चयन हो गया कि किस एरिया में कहाँ पर हमें लेना है, वो सारी बातें हो गई। अब है भूमि कि उसकी भूमि मिट्टी के चयन पर यथोचित ध्यान देना आवश्यक होता है। मकान निर्माण करते समय नींव डालनी पड़ती है, तो उसके लिए फाउंडेशन यानी नींव यानी फाउंडेशन के लिए मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि नींव मजबूत होती है तो मकान भी मजबूत होते हैं। तो हमारी घर की नींव ही अगर मजबूत नहीं होगी तो मकान मजबूत कहाँ से होंगे। तो इसके लिए शुष्क एवं ऊंची भूमि मकान निर्माण में सर्वश्रेष्ठ होती है। जो वहाँ की जो मिट्टी है वो शुष्क होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए। भूमि विभिन्न प्रकार की होती है। मकान बनवाने की दृष्टि से कौन सी भूमि उत्तम होगी इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना उत्तम रहता है। गृह निर्माण के लिए आवश्यक है। भूमि के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? भूमि के प्रकारों में सबसे पहले आता है रेतीली भूमि। रेतीली भवन निर्माण के लिए रेतीली भूमि अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की अद्भुत क्षमता होती है और इसी गुण के कारण अतः पानी धरती के भीतर बहुत गहराई तक नीचे चला जाता है और इसका परिणाम क्या होता है? मकान में सीलन नहीं रहती है। अगर मिट्टी चिकनी रेतीली नहीं होगी तो पानी क्या है, ऊपर ही ठहर जाएगा और मकान में हर समय सीलन बनी रहती है।
पर हाँ, रेतीली भूमि में मकान बनवाते समय गहरी एवं चौड़ी नींव खोदनी चाहिए। यह थोड़ी महंगी होती है, लेकिन इस प्रकार से ही उनको नींव बनवानी चाहिए। फिर आता है भूमि के प्रकार में, यानी मिट्टी के जो प्रकार, भूमि का जो प्रकार है उसमें आता है चिकनी भूमि। भवन निर्माण की दृष्टि से चिकनी भूमि बहुत अधिक उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि ऐसी भूमि में पानी को काफ़ी समय तक सोख कर रखने का अवगुण होता है। अतः मकान में सीलन बने रहने का डर रहता है, उसकी संभावना रहती है, और सीलन के कारण नींव कमजोर पड़ जाती है और नीचे की तरफ धंस जाती है। इस कारण छत व दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं। इसके साथ ही सीलन वाले मकानों में मक्खी, मच्छर, तिलचट्टे, दीमक और अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप देखते हो सर्दियों के मौसम में 1-2 दिन धूप नहीं निकलती तो हमारे अजीब सा हो जाता है कि सीलन, घर में सीलन आ गई हो, वैसा फीलिंग आने लग जाती है। आप सोचो अगर हर टाइम सीलन घर के अंदर हो तो वो कितनी बीमारियां पैदा कर सकती है और हमारे मन की संतुष्टि भी नहीं होती है। इसलिए परंतु यदि ऐसी भूमि में मकान बनवाना बहुत जरूरी हो जाता है, तब गहरी एवं चौड़ी नींव खोदकर नीचे से पानी निकाल देना चाहिए। फिर इसमें कंक्रीट, बालू, सीमेंट, छोटे छोटे पत्थर एवं पानी सोखने वाले जो भी जल सहयौगिक है उनका प्रयोग कर नींव बनवानी चाहिए। अब है हमारी अगली जो टाइप है कंकड़ीली एवं पथरीली भूमि। रेतीली भूमि की भांति ही कंकड़ीली भूमि भी भवन निर्माण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी भूमि में पानी रिस रिस कर नीचे जमीन में चला जाता है, ऊपर नहीं ठहरता है, और अथवा कभी कभी ऊपर बह जाता है। इस कारण मकान में सीलन नहीं रहती, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी भूमि के नीचे अवस्थित चट्टानों के खोखले भाग में जमा होने लग जाती है, जिसके कारण नींव कमजोर होती है। इसलिए कंकड़ीली भूमि में मकान बनवाने हेतु बहुत अधिक गहरी नींव खोदने की जरूरत नहीं होती है, परंतु चौड़ाई रहना आवश्यक है, यानी उसमें गहराई की आवश्यकता नहीं होती। कंकरीली जो जमीन होती है उसमें हमें नींव भरते समय चौड़ाई की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। इस भूमि पर बना मकान दिन में अधिक गर्म रहता है। अगली आती है भराऊ भूमि या बनाई गई भूमि। भवन की मजबूती एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से भराऊ भूमि भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ऐसी भूमि कूड़ा करकट, पत्कंकर, मिट्टी, गोबर, खाद, मल आदि को गहरे गड्ढे, नाले, तालाब आदि में डालकर तैयार किया जाता है, जहाँ पर भराव किया होता है। ऐसी भूमि में कई तरह की विषैली गैसें जो दब जाते हैं, कूड़ा कंकर वगैरह, उनमें कई प्रकार की विषैली गैसें बनती रहती हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी नुकसानदेह होती हैं। ये वातावरण को दूषित करती हैं और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी वहाँ और क्या होता है, वातावरण को दूषित करने के साथ साथ ही वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए परंतु ऐसी भूमि पर मकान बनवाना अगर आवश्यक हो जाता है तो उसमें मिट्टी पहले वहाँ से जितना हो सके वहाँ से गंदगी को हटाना चाहिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि डालकर कुछ दिनों तक या कुछ वर्षों तक यूं ही उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे जो भी गैसें, हानिकारक गैसें जो बनती होंगी वो निकल जाएंगी और फिर उस पर मकान बनवाना उपयुक्त रहता है। अगली जो और लास्ट जो हमारी आती है चूने एवं मैग्नीशियम युक्त भूमि। भवन निर्माण की दृष्टि से यह भूमि उपयुक्त होती है। इस भूमि में पानी सोखने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, अतः पानी रिस रिस कर भूमि के भीतर चला जाता है। परिणाम क्या होता है, मकान में इससे सीलन नहीं रहती है। अगर मकान में
भूमि में पानी नीचे चला जाता है तो उसका परिणाम यही होता है कि मकान में सीलन नहीं आती। अगर पानी ऊपर खड़ा रह जाता है तो मकान में सीलन आनी संभव होती है। मकान मजबूत एवं सुदृढ़ बनता है। इसके क्या होता है, सीलन नहीं रहती जहाँ पर, वहाँ पर मकान मजबूत और अच्छा बनता है। तो उपयुक्त जो भी हमने आपको जो मिट्टी के भूमि के प्रकार बताए हैं, जैसे कि रेतीली, चिकनी, कंकरीली भूमि मकान बनवाने की दृष्टि से उत्तम है, परंतु सबसे अच्छी भूमि वही मानी जाती है जिसके सबसे ऊपर 1 मीटर नरम मिट्टी हो तथा उसके नीचे कंकरीली जमीन हो। यानी ऊपर तो क्या हो, नरम मिट्टी हो, नीचे कंकर वगैरह बिछे हों, तो वो जमीन सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जमीन ढलुआ होनी चाहिए तथा पानी जमने नहीं पाए। समतल भूमि में पानी का स्तर कम से कम 5 से 7 फीट नीचे होना चाहिए। तो ये थी हमारी भूमि का चयन। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो ओके बाय, हैव ए नाइस डे।